अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के बारे में। इसके हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि यार एक दफ़ा ये हमारे जो प्यारे हुक्मरान हैं ना, ये तसल्ली कर लें अच्छे से और आराम से एक दफ़ा ये मुकम्मल कर लें, सदर साहब इसके ऊपर दस्तखत कर दें तो उसके बाद हम वीडियो बना देंगे। क्योंकि यार इसमें इतनी तब्दीलियाँ हो रही थी बार-बार के बंदा फिर प्रॉब्लम हो जाती। सो खैर अब जनाब ये 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन गेज़ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ये फुल और फाइनल हो चुकी है। तो जनाब इसमें सबसे पहली जो अहम चीज़ मुतारफ़ कराई गई है पाकिस्तान की तारीख़ में, वो है वफाकी आइनी अदालत यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं थी, ठीक है ना। सो जनाब इसमें फिर क्या हुआ है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका पार्ट नंबर है 7। उसके अंदर एक चैप्टर का इजाफा किया गया है और चैप्टर है 1A। उसके अंदर सारी इसके बारे में इन्होंने तफसीलात बता दी गई हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट किस तरह काम करेगी, जजेस कौन से होंगे, कैसे आएंगे, सब कुछ। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस अदालत में भी एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी जजेस होंगे। अब ये कितने होंगे, इसका जो नंबर है ना वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट कोई एक अलग से सादा कानून बनाएगी और उसमें डिसाइड करेगी कि भाई इस अदालत में कितने जज लगने चाहिए। और बाकी वक्ती तौर पे सदर साहब भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस टाइम जो जजेस का जो नंबर है ना वो एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1997, यानी 1997 में एक कानून बनाया गया था और उसके अंदर ये तरमीम करते रहते हैं और उसी में ही ना जो है ना जजेस का जो नंबर है वो डिसाइड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से भी एक नया कानून आ जाएगा। खैर लेकिन वक्ती तौर पे सदर साहब भी एक ऑर्डर जारी करके बताएंगे कि भाई इस अदालत में कितने जजेस की तादाद होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये है कि यार हर एक सूबे से बराबर बराबर आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है। अगर यानी कि अगर पंजाब से 2 जजेस आ रहे हैं इसमें, तो फिर जनाब सिंध से भी 2 आएंगे और केपी से भी 2 आएंगे और बलूचिस्तान से भी 2 आएंगे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा एटलीस्ट एक जज भाई हाई हमारा इस्लामाबाद का भी तो होना चाहिए ना, पिंडी का भी तो होना चाहिए ना। वैसे तो सारे पिंडी के हैं, लेकिन खैर एक जज एटलीस्ट जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी होना चाहिए। फिर इन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि यार ये ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3-4 हों और बाकी सूबों से एक एक हो। तो बस ये ख्याल रखना है कि सूबों से ज़्यादा ना हो, बस उससे कम ही नंबर हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन एटलीस्ट एक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा अब इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह होगी। आर्टिकल 175C के अंदर इन्होंने ये लिखा है कि जनाब जो है ना सदर साहब जो है ना उसका जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करेंगे और दूसरे जजेस को भी। लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 175A के अंदर जो जुडिशल कमीशन नहीं बनता वो यानी उसको जो है ना अपॉइंट करेगी और जो फाइनल है वो सदर साहब करेंगे। जिस तरह होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जजेस लगते हैं वो जुडिशल कमीशन लगाता है और प्रेसिडेंट साहब दस्तखत कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर जो जज है उसकी क्या यानी कि काबिलियत होनी चाहिए भाई, एक तो वो पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट का या जज हो या वो हाई कोर्ट का जज हो एटलीस्ट 5 साल तक, और या वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का 20 साल के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर किसी बंदे में ये चीज़ें मौजूद हैं तो भाईजान मुबारक हो, आप वफाकी आईनी अदालत के जज लग सकते हैं। अच्छा जी, इन्होंने ये बताया है कि 175 ए के अंदर कि उसके अंदर थोड़ी उन्होंने तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि यार जो पहला चीफ जस्टिस होगा ना और जो पहले जो जजेस होंगे ना वो हम खुद लगाएंगे, यानी वो सदर साहब लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, ठीक है। और वो जो पहला चीफ जस्टिस होगा आईनी अदालत का, और वो कहाँ से लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा। यानी उसके बाद जो आएंगे वो जुडिशल कमीशन का जो अंदर प्रोसीजर है ना 175 ए के अंदर कि वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यही बस याद रखना। यानी कि अब बाद में अगर कोई चीफ जस्टिस आएगा पहले चीफ जस्टिस के बाद, उसके लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बनती है, और बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट उसी तरीके से होगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की होती है, यानी जुडिशल कमीशन के जरिए, ठीक है। लेकिन जो पहली खेप है ना भाईजान वो हम अपने मुबारक हाथों से ही लगाएंगे, ठीक है जी। और बाकी जो जजेस हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के वो भी प्रेसिडेंट साहब लगाएंगे, लेकिन जनाब प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के साथ मशवरा करके। कौन से चीफ जस्टिस, वो ही जिसको इन्होंने पहले खुद लगाया है आईनी अदालत का। और आपको पता होना चाहिए इस टाइम वो भी लग चुका है माशाल्लाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है ना वो हमारे पाकिस्तान की वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन चुके हैं और जनाब ये सुप्रीम कोर्ट से लाए गए हैं, ठीक है जी।
उसके बाद है जनाब चीफ जस्टिस साहब जो है ना, उनसे सदर साहब ओथ लेंगे और वो ओथ भी हो चुका है खैर से। और बाकी जजेस जो होंगे ना आईनी अदालत के, उनसे जो हलफ कौन लेगा, वो उनका चीफ जस्टिस लेगा, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब लेंगे। अच्छा जी, अब आता है काम की चीज़ कि भाई इस आईनी अदालत की जुरिस्डिक्शन क्या होगी, इसके पास क्या इख्तियारात होंगे। तो जनाब ये है आर्टिकल 175 ई। अब ये भाई ये रट्टा मार लो, 175 ई, 175 ई अपनी खोपड़ी में बिठा लो, क्योंकि ये बहुत आगे काम आने वाला है। तो जनाब इसमें भी ये बताया गया है कि जो आईनी अदालत है ना, उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी, यानी दो हुकूमतों के बीच में कोई भी झगड़ा होगा तो वो कौन डिसाइड करेगी, माशाल्लाह से ये वफाकी आईनी अदालत, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो जजमेंट होगी वो डेक्लेरेटिव होगी, यानी कि वो किसी कानून या राइट्स को ना ज़रा एक्सप्लेन करेगी, बताएगी, लेकिन वो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाएगी। हाँ जी। दूसरा ये है कि जितने भी बुनियादी हकूक़ के जो मामलात हैं ना, वो भी यही अदालत सुनेगी, लेकिन शर्त ये है कि अगर बंदा कोई दरख्वास्त देगा, यानी अगर आपको कोई आपका बुनियादी हक मुतासर हो रहा है तो आपने वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त देनी है। ये खुद से यानी कि नोटिस से नहीं लेंगे, खुद से सो मोटो नहीं लेंगे, जो किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट लिया करती थी। और ये सारे इख्तियारात आपको पता है ना, पहले किसके पास थे, सुप्रीम कोर्ट के पास थे। अब ये कौन करेगा, वफाकी आईनी अदालत। एक ये चीज़। दूसरा इन्होंने कहा है कि जनाब अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और जो जो वफाकी आईनी अदालत को सुनना चाहिए, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पे, वफाकी आईनी अदालत में। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं या मामलात हैं, आईनी मामलात हैं, आइन के इंटरप्रिटेशन का मामला है, वो भी ये वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। लेकिन यहाँ पे इसके पास अज़ खुद नोटिस का भी इख्तियार दिया गया है, यानी वो खुद से भी सो मोटो ले सकती है, लेकिन किस मामले पे, आईनी मामले के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं। फंडामेंटल राइट्स में तो वो बंदा तभी सुनेगा जब कोई बंदा दरख्वास्त देगा, जबकि पहले जो आर्टिकल 184(3) हुआ करता था ना, याद है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो चाहे वो वफाकी आईनी फंडामेंटल राइट्स का मामला हो या आईनी मामला हो, तो दोनों मामले के अंदर वो अज खुद नोटिस लेती थी। अब इन्होंने अज खुद नोटिस सिर्फ एक जगह पे महदूद कर दिया है कि वो जो सिर्फ आईनी मामलात होंगे, यानी कानून आइन की इंटरप्रिटेशन होगी, वहीं पर ये वफाकी आईनी अज खुद नोटिस लेगी। हाँ, बाकी जो बुनियादी हकूक़ के मामले होंगे, वहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तभी अप्लाई होंगे जहाँ पे रिट शिट का मामला होगा, जब कोई बंदा दरख्वास्त देगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी इसका मतलब है कि आईनी अदालत के पास जो है ना, बुनियादी हकूक़ के मामले में जो इख्तियार है वो भी लिमिटेड सा है। बाकी आईनी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यस को नोटिस ले सकती है, लेकिन उसमें भी आपको पता है क्या मामला होगा। अच्छा जी, दूसरा ये कि जनाब ये जो आईनी अदालत है, इसके हाई कोर्ट की जितनी भी अपील्स होंगी ना, अब वो वहाँ पे जाएंगी। कौन सी वो अपील्स, जो आईनी मामलात की होंगी। पहले क्या होता था कि अगर कोई आईनी मामला है, बुनियादी हकूक़ का मामला है, उसकी दरख्वास्त पहले कहाँ जाती थी, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, वफाकी आईनी अदालत में जाएंगी। दूसरा ये है कि ये वफाकी आईनी अदालत अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, जिस तरह किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट करती थी। और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो है ना, अगर उनको कोई कोई आईनी और मसला समझ नहीं आता, तो वो इस वफाकी आईनी अदालत से एडवाइस यानी नसीहत या मशवरा ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये पहले काम कौन करता था, ये सुप्रीम कोर्ट करता था। अब ये कौन करेगा, ये वफाकी आईनी अदालत करेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये कि जो वफाकी आईनी अदालत का जो जज होगा, उसकी रिटायरमेंट की एज होगी 68। जो चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल के लिए बनेगा। और दूसरा ये है कि अगर वो 68 का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता तो वो अपने 3 साल मुकम्मल करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद वो खत चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ ऐड की है कि अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल ना हो वफाकी आईनी अदालत का, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस टाइम है, अगर वो कहीं छुट्टियों पे जाते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो सदर साहब हैं, वो किसी भी आईनी अदालत के जज को एज ए एक्टिंग यानी चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा इसकी यानी इसकी बिल्डिंग कहाँ होगी, सीट कहाँ होगी, भाईजान खली भली ये भी इस्लामाबाद में ही होगी। सो या भी मैं भी सुनने में आ रहा है कि वो जो हमारी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ना, वही बिल्डिंग शायद इनको दे दें, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं हो रहा, देख रहे हैं क्या होगा। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 184 है, वो 27वीं आईनी तरमीम में ख़त्म कर दिया, उखाड़ के बाहर फेंक दिया। आपको पता है ना, आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 बड़ा मशहूर था, हैं कितने इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई, पता नहीं क्या क्या हमने CSS में इसके ऊपर सवालात लिखे। अब वो आर्टिकल ख़त्म हो गया। उस आर्टिकल में था क्या, उस आर्टिकल में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात थे ना ओरिजिनल वाले, जो अब आईनी अदालत के पास चले गए हैं आर्टिकल 175 ई में। हाँ जी, अब आर्टिकल 184 ख़त्म। तो आज के बाद तुम लोगों ने सिर्फ एक ही आर्टिकल याद रखना है,
175 ई, यानी वो जो 184 वाले जो मामला थे, अब वो सारे के सारे 175 ई में चले गए हैं, और वो भी वफाकी आईनी अदालत की झोली में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं है। अच्छा जी, दूसरा जो आर्टिकल 185 है, उसके अंदर उन्होंने कुछ उसको रिवाइज किया है। उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है, आज के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल, क्रिमिनल और कंटेम्प्ट के मामला देखेगी। यानी जो आईनी मामलात होंगे और जो बुनियादी हकूक के मामलात होंगे, वो कौन देखेगी? आईनी अदालत देखेगी, आईनी अदालत देखेगी, आईनी अदालत देखेगी। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनेगी जो हाई कोर्ट से जाएंगे अपील की सूरत में, और ये अब सुप्रीम कोर्ट ना उसको नोटिस ले सकेगी, ना ही कोई बुनियादी हकूक का केस आप वहां पे दाखिल करेंगे, ना ही आईनी मामला दाखिल करेंगे। वो सारे के सारे आईनी अदालत में चले गए। अच्छा जी, दूसरा ये है कि वफाकी आईनी अदालत का कोई भी जो फैसला होगा ना, वो जनाब सारी अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होगा, इवन कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। यानी अब ये वफाकी आईनी अदालत इन सब की माँ बन चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो सारी अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होंगे, हाई कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन वफाकी आईनी अदालत के ऊपर नहीं, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत तो उसकी माँ बन गई है ना अब। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरा इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्टिकल 206 के अंदर कुछ चीज़ें तब्दीली की हैं कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, उसको ये लोग ना वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करते हैं, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको आईनी अदालत में अपॉइंट किया जाता है, और वो कहता है भाई मैं नहीं जाऊँगा इस आईनी अदालत में, तो भाईजान फिर मुबारक हो, उसको घर भेज दिया जाएगा, यानी उसको रिटायर समझा जाएगा, और फिर जितना भी उसने सर्विस की, जितना भी उसका टेन्योर था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, उस हिसाब से उसकी पेंशन डिसाइड की जाएगी। अब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यानी एक बंदा है हाई कोर्ट में और वो बड़ा काबिल जज है, उसका नाम है जस्टिस अयाज नूर, ठीक है, और उसको अपॉइंट किया जाता है आईनी अदालत में, और वो इनकार कर देगा तो वो यानी कि ज़बरदस्ती उसको रिटायर किया जाएगा इस, ठीक है। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसका नाम भी सर जस्टिस अयाज नूर है, और उसको भी वफाकी आईनी अदालत में अपॉइंट किया जाता है, और वो इनकार करेगा तो रिटायर किया जाएगा, उसको घर भेज दिया जाएगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि भाईजान अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट नहीं मानेंगे और तो भाईजान आपको रिटायर समझा जाएगा। अच्छा जी, दूसरा है हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र के हवाले से। ये पहले था अपॉइंटमेंट वाला, तो आर्टिकल 200 के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील की हैं, बल्कि उनको पूरा का पूरा उन्होंने रिप्लेस किया। उसमें ये है कि सदर साहब किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन किसके कहने पे? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकमेंडेशन के ऊपर। और दूसरा ये है कि जिस हाई कोर्ट से जाना है और जिस हाई कोर्ट में से जा रहा है, दोनों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी लूप में लिया जाएगा। यानी अगर एक जज है लाहौर हाई कोर्ट से, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनसे ज़रूर पूछा जाएगा। अच्छा जी, दूसरा है कि एक दफ़ा ना वो उससे एक दफ़ा जुडिशल कमीशन उससे एक दफ़ा पूछ भी लेगा कि भाईजान हम तुम्हें भेजना चाहते हैं, तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। लेकिन अगर कोई जज रिफ्यूज़ करता है, कहता है भाई मैंने ये ट्रांसफ़र कबूल नहीं करना, मैंने एक बंदा लाहौर हाई कोर्ट में अय्याशी कर रहा है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जाना चाहता, तो भाईजान फिर उसका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आपको पता है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या होता है? रेफरेंस दायर होता है, यानी उसकी क्लास लगाई जाएगी, उससे पूछा जाएगा हाँ भाईजान क्या मस्ती है, क्यों नहीं जा रहे उधर, तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो फिर उसको भी घर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और जब तक उसका मामला डिसाइड नहीं होगा तब तक वो कोई काम नहीं करेगा, घर बैठ के अय्याशी करेगा। अच्छा जी, दूसरा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ये वही जिसके मैं अभी ज़िक्र कर रहा था, वो एक इदारा है जो जजेस का एहतसाब करता है। उसके अंदर जनाब अब इन्होंने जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, यानी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस है, उसका भी इजाफा कर दिया है। एक सीनियर जज होगा वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इजाफा कर दिया है। एक जनाब दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई एक ऐसा जज जो वफाकी आईनी अदालत और जो अपना सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो जॉइंटली मिल के एक अपॉइंट करेंगे, यानी ये उसकी यानी स्ट्रक्चर तब्दील किया। यानी अब ज़ाहिर बात है वफाकी आईनी अदालत भी मैदान में आ गई है, तो उसके चीफ जस्टिस और उसके जजेस को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अकोमोडेट कर दिया गया है, और 2 सीनियर जजेस होंगे हाई कोर्ट से, ठीक है। अब चेयरपर्सन कौन होगा? इस इदारे वो इदारा जिसका जो जजेस का एहतसाब करता है, उसको भाई लीड कौन करेगा? तो भाईजान वो वही करेगा, या तो चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट होगा या वफाकी अदालत का होगा, लेकिन सॉरी तो वफाकी आईनी अदालत का। लेकिन ये अब कौन होगा? डिसाइड होगा जो सीनियर होगा, दोनों में से जो सीनियर होगा वो इसको चेयर करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो आर्टिकल 175A है जुडिशल कमीशन, वो इदारा जो जजेस को अपॉइंट करता है, उसका भी अब जो है ना वो उसके अंदर भी आईनी अदालत के जजेस इन्होंने
घुसाड़ दिए हैं, ठीक है। उसमें यानी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस भी आ गया, एक सीनियर जज आ गया आईनी अदालत का। ये जो ब्लू कलर के मैंने जो चीज़ें की हैं ना, ये वो चीज़ें जो उन्होंने ऐड की हैं, यानी कि तब्दील की हैं, ठीक है, और रिप्लेस किए हैं। और एक मेंबर होगा जॉइंटली नॉमिनेटेड फ्रॉम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। बाकी फेडरल मिनिस्टर वो पहले की तरह होगा, एक अटॉर्नी जनरल भी होगा, एक एडवोकेट वकील भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, 4 बंदे होंगे पार्लियामेंट के, 2 सेनेट से, 2 नेशनल असेंबली से, और एक खातून या उसकी जगह या नॉन मुस्लिम या कोई टेक्नोक्रेट वो भी अपॉइंट यानी कि जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली अपॉइंट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिकल 239 के अंदर भी इन्होंने तब्दीली की है। भाईजान आपको पता है 239 क्या है? ये वो आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आईनी तरमीम करने का प्रोसीजर क्या है। उसकी जो सब क्लास 5 है ना, उसमें पहले लिखा हुआ था कि कोई भी अदालत जो है ना आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी अदालत में। भाईजान इस दफ़ा क्या किया, उसको अंदर मज़ीद उसके अंदर चीज़ें ऐड कर दी और बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने लिखा है कि भाई कोई अदालत क्या, कोई अदालत का फ़ैसला चाहे वो माज़ी का हो या आने वाला हो, कोई भी किसी भी ग्राउंड के ऊपर आप आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये 27वीं आईनी तरमीम कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। पहले भी नहीं कर सकते, तो पहले भी लिखा हुआ है ना कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। लेकिन अब इसको ये किए सिंपल सा था, इसको मजीद उन्होंने वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि एनीथिंग कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी अदालत की जजमेंट इवन के आइन का कोई अगर हिस्सा भी कहता है ना, तब भी बात ये नहीं मानी जाएगी। और ये 239 का जो क्लॉज 5 है वो सब के ऊपर सुपरसीड होगा। इसका मतलब नो कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू कॉल इन क्वेश्चन एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। यानी पहले भी नहीं लिखा, पहले भी इजाज़त नहीं थी आप चैलेंज कर सकते, अब तो भजन कोई रास्ता ही नहीं खुला। अब तो उसको इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि उसके अंदर माजी की अदालतों की जजमेंट भी डाल दी गई हैं। क्योंकि 2015 में जो एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना, उसने कहा कि अगर कोई ऐसी आईनी तरमीम जो बुनियादी ढांचे को तब्दील करे, आइन के बुनियादी ढांचे को, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, हम उसको इनवैलिड कर सकते हैं। लेकिन अब वो उसकी भी गुंजाइश खत्म हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिकल 243 इसके अंदर भाई अमेंडमेंट की गई हैं। वो ये है कि जो है ना प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अपॉइंट करेंगे। वो पहले भी करते थे, लेकिन साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक और ओहदा दे दिया जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। अब जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा पाकिस्तान का, वो साथ में एट अ टाइम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। अच्छा जी, दूसरा जो ये हमारे पास ओहदा था ना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो ख़त्म हो गया और 27 नवंबर के बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और जो हमारे इस वक्त शायद शमशाद साहब हैं, वो आखिरी चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ होंगे। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को यानी कि अपॉइंट करेंगे। और ये भी किसके कहने के ऊपर, कौन रिकमेंड करेगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब रिकमेंड करेगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होगा वही आपका क्या होगा? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा, ठीक है। अब ये यार ये बस समझ लो, आज के बाद जो भी आर्मी चीफ लगेगा ना, वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा कि फेडरल हुकूमत किसी भी आर्मी बंदे को, फौजी को, अफसर को, जवान को प्रोमोट करेगी या रैंक देगी। कौन सा? फील्ड मार्शल का रैंक दे सकती है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स भी दे सकती है, और अगर वो अपना नेवी से है तो एडमरल ऑफ फ्लीट भी दे सकती है। यानी ये जो ओहदा है ना, ये जो एजाज़ी ओहदा है, ये हुकूमत किसी भी आर्मी के बंदे को दे सकती है। और ये जो ऑफिसर्स होंगे, इनके पास ये जो रैंक होगा, ये प्रिविलेजेस होंगे, और ये जो यूनिफॉर्म होगा, ये उम्र भर के लिए होगा। यानी आप उम्र भर के लिए फील्ड मार्शल बन जाएंगे, आप उम्र भर के लिए मार्शल ऑफ द एयर फोर्स बन जाएंगे। अच्छा जी, दूसरा ये है कि इनको आप कभी भी नहीं हटा सकते उनके ओहदे से। ये कौम के हीरो लिखे गए हैं इस आईनी तरमीम के अंदर। और दूसरा ये है कि उनको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो आर्टिकल 47 में दिया गया, यानी कि इनकी इम्पीचमेंट होगी जिस तरह सदर की होती है। यानी कि पार्लियामेंट के जो दोनों सेशन है ना, वो अगर 2/3 मिल के इसको ना हटा सकते हैं। यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली के बंदों को, टोटलों को मिला के वो 2/3 तरीके से इनको हटा सकते हैं। उसके अलावा नहीं हटा सकते आप इन फील्ड मार्शल को भी और जो दूसरे दो हमारे ओहदे हैं। समझ गए ना? अच्छे से समझ गए तुम लोग, ठीक है। यानी इसको हटाने का वही तरीका अपनाया जाएगा जो सदर के लिए, और जो बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा जी, दूसरा है कि इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि इनको वही प्रोटेक्शन दी गई है, वही इस्तिस्ना दी गई है जो आर्टिकल 248 में सदर के पास है। यानी इनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। और दूसरा कि क्योंकि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है अब वो उम्र भर के लिए है, तो इसका मतलब है कि उम्र भर के लिए आप इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर कर सकते, इवन कि अगर वो रिटायर भी हो जाएं। दूसरा ये है कि जो फेडरल हुकूमत है ना, अगर कोई आर्मी चीफ है या फील्ड मार्शल है, उनका जो एक्टिव दौर है वो ख़त्म भी हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उनसे कोई भी काम ले सकती है और उनकी सैलरीज वगैरह भी ये लगाएंगे।
ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये जनाब एक चीज़ हो गई। उसके बाद आर्टिकल 248, इसमें ये है कि उन्होंने बताया है कि भाई जो सदर साहब हैं ना, इनके खिलाफ़ कोई भी केस नहीं होगा। जब भी वो सदर होंगे वो हमेशा उनको प्रोटेक्शन होगी, ना आप उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, ठीक है? इवन के गवर्नर साहब को भी उनके ओहदे के दौरान गिरफ़्तार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है, जो हमारा सदर है ना, वो उम्र भर के लिए आपने उसको इस्तिस्ना दे दी। इस्तिस्ना पहले भी थी, लेकिन वो तभी थी जब तक सदर था। जब सदर से हट जाता था तो उसके बाद आप उसके खिलाफ़ केस कर सकते थे। अब इन्होंने ये लिखा है 248 में कि सदर साहब उम्र भर के लिए उसको इस्तिस्ना हासिल है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक उन्होंने चीज़ ऐड की है कि अगर सदर साहब दोबारा कोई यानी कि वज़ीर बनते हैं, एमएनए बनते हैं, एमपीए बनते हैं, यानी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो फिर ये जो इम्यूनिटी है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोबारा रिटायर हो जाएंगे तो फिर दोबारा से जनाब आपको उम्र भर की इस्तिस्ना मिल गई। अब देखो ज़रदारी साहब हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अब ये जब इनका सदर का टेन्योर ख़त्म होगा, तो आप लोगों को लगता है कि ये कभी एमएनए या एमपीए बनेंगे? नहीं बनेंगे ना, तो इसका मतलब जब तक वो ज़िंदा होंगे, इनको इस्तिस्ना मिल गई। अब इनके जितने भी मुकदमात हैं, केसेज़ हैं, वो सारे ख़त्म हो गए। ठीक है ना? हाँ, जो गवर्नर है, उसको सिर्फ़ उसके ओहदे तक ही इम्यूनिटी है, यानी जब तक वो गवर्नर होगा, उसको प्रोटेक्शन होगी, ना गिरफ़्तार कर सकते हैं, ना केस कर सकते हैं। लेकिन सदर को उम्र भर के लिए। लेकिन साथ में एक गुगली ये डाल दी है कि अगर वो सदर दोबारा कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, तो फिर ये इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? ये बस चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 260, इसके अंदर ये लिखा है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो टाइटल है वो किसको दिया जाएगा। तो उन्होंने भाई इसको भी ख़त्म, कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो है ना आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में से जो सीनियर जज जो होगा ना, चीफ जस्टिस होगा, उसको ये ओहदा दिया जाएगा। इस वक्त हमारे पास जो है ना यह्या अफरीदी हैं और प्लस में अमीनुद्दीन और यह्या अफरीदी के मुकाबले में जो यह्या अफरीदी हैं वो सीनियर हैं, तो ज़ाहिर बात है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल उनको दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जब तक ये हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस है ना सुप्रीम कोर्ट के, जब तक ये इनका टेन्योर चलेगा तो अभी तक यही माने जाएंगे, यही इनको ही हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल देंगे। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया और यही आफरीदी साहब को उनके साथ प्यार मोहब्बत कर दी है, ताकि वो उनको भी उन्होंने राज़ी कर दिया है कि भाई साहब जब तक आप होंगे तभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप ही कहलाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उन दोनों में से जो बंदा सीनियर होगा ना दोस्तों, उसी को यही टाइटल दिया जाएगा। कौन सा टाइटल? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आर्टिकल 6 के अंदर भी तब्दीली की गई। उसमें भी उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लिखा हुआ है ना, वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ऐड कर दिया है। इसका मतलब है कि भाई आर्टिकल 6 के अंदर जितने भी जुर्म होते हैं ना, यानी आइन को तोड़ना, सब यानी कि सस्पेंड करना, तो लिखा हुआ है आर्टिकल 6 के अंदर कि कोई भी अदालत उसको यानी कि वैलिडेट नहीं कर सकती, कोई भी अदालत उसको जायज़ करार नहीं दे सकती। तो कोई भी अदालत में अब आइनी अदालत भी आ गई, यानी आइनी अदालत भी आर्टिकल 6 को जनाब वो जस्टिफाई नहीं करेगी। यानी अगर आपने आर्टिकल 6 के तहत आइन को तोड़ा है तो जनाब वफाकी आइनी अदालत भी आपको नहीं बचा सकेगी। यानी जहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जिक्र था, वहाँ पे इसका भी इजाफा कर दिया। इसी तरीके से आर्टिकल 17 में इन्होंने ये किया है कि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उसमें है, अगर वफाकी हुकूमत किसी पार्टी है उसके ऊपर पाबंदी लगाएगी तो उसका रेफरेंस किसको भेजेगी। अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था ना, वो मिटा दिया। अब क्या लिखा हुआ है? वफाकी आईनी अदालत। यानी अब उसका रेफरेंस कहाँ जाएगा? वफाकी आईनी अदालत। सो अगर ये पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाती है ये हुकूमत और रेफरेंस दायर करेगी तो कौन सी अदालत में? बताओ जल्दी। वफाकी आईनी अदालत में। और वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन है? अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन को किसने लगाया है? पहला चीफ जस्टिस किसने लगाया है? प्रेसिडेंट ने। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ, समझ गए। और बाकी जो चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं आईनी अदालत के, वो भी प्रेसिडेंट साहब लगा रहे हैं। किसके साथ मिलके? चीफ जस्टिस ऑफ आईनी अदालत प्लस में प्राइम मिनिस्टर। समझ गए ना? पहली खेप तो ये खुद ही लगा रहे हैं, तो क्या पता आगे चल के पीटीआई पे पाबंदी ना लग जाए। ठीक है जी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आईनी तरमीम। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी करके बताया है, बस थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, बाकी डिटेल में इसको इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। जजेस का जो मामला, इसको मैं दोबारा भी बनाएंगे डिटेल के अंदर। जुडिशल कमीशन अब बिल्कुल तब्दील हो चुका है, इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाऊंगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो भी अलग बनाऊंगा। ठीक है ना? और चीफ जस्टिस ऑफ आईनी अदालत और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी जो अपॉइंटमेंट जो होती है ना पार्लिमानी कमेटी के जरिए, उसका प्रोसीजर भी मैं आपको अलग आसान करके बताऊंगा। फिलहाल 27वीं तरमीम को ये मोटे मोटे पॉइंट्स याद कर लो। चलें जी, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।